मैं डॉक्टर दीपा कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी राजनीति विज्ञान विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम आपको इस सीरीज में सबसे पहले लूथर गुलिक की अवधारणा पोस्ट कॉप को समझाने का प्रयास करेंगे। उसके अंतर्गत जैसे हम सभी जानते हैं कि पोस्ट कॉप इट मीन्स POSTCORB, इसमें प्रत्येक शब्द में अपना अपना अर्थ छुपा हुआ है। उसी के अंतर्गत हम सबसे पहले आपके ओ का मीनिंग बता रहे हैं। ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। अब संगठन के अर्थ को यदि हम समझें तो जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम के साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य को बांटने की आवश्यकता होती है। इसी का नाम संगठन है। इसी संगठन को हम अंग्रेजी भाषा में यदि जानेंगे, संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका आशय है कि देह के ऐसे टुकड़ों से जो परस्पर इस प्रकार संबंधित हैं कि एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरह मानव शरीर की समस्त कार्रवाई का संचालन मानव मस्तिष्क के द्वारा होता है, उसी प्रकार एक व्यावसायिक संस्था भी विभिन्न विभागों में विभक्त होती है, जैसे क्रय, वित्त, कर्मचारी आदि विभाग। इसी तरह संगठन वास्तव में वह तंत्र है जो लोगों में एक साथ रहने की सामर्थ्यता पैदा करता है। एक साथ रहने से तात्पर्य है कि संगठन जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब समान उद्देश्य के लिए साथ में जुड़ेंगे तभी संगठन का निर्माण होता है, और उसके लिए अनिवार्य है कि वो सभी एक साथ एक कार्य को, एक उद्देश्य को लेकर अपना कार्य करेंगे। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि संगठन एक विस्तृत शब्द है, अर्थात इसकी कोई ऐसी एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने संगठन की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे प्रोफेसर हैन के अनुसार किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधन को सर्वोत्तम ढंग से समायोजित करने के कार्य को संगठन कहा जाता है। अर्थात यदि आप किसी उत्पादन को कर रहे हैं और उसको एक साथ बना के किसी रूप में एक उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, वही संगठन कहलाएगा। उसी संबंध में अन्य विचारक GE मिलवाई के अनुसार कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। अर्थात जब हम कार्य और समुदाय दोनों लोग मिलकर एक जब अपने आपसी संबंध अच्छे निर्मित करते हैं तभी कोई संगठन सफलतापूर्वक कार्य करता है। इसी संबंध में लेसबर्ग और स्प्रीकल के शब्दों में संगठन किसी उपक्रम के विभिन्न घटकों के बीच संरचनात्मक संबंध होता है। उर्विक के अनुसार संगठन का अर्थ यह निर्धारित करना है कि किसी उद्देश्य या योजना को प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्रियाएं करनी आवश्यक हैं तथा इनको ऐसी क्रियाओं में विभाजित करना है जिन्हें अलग अलग व्यक्तियों में सौंपा जा सके। अर्थात हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, अलग अलग जो श्रेणियां विभाजित कर रहे हैं, उनमें व्यक्तियों को अलग अलग उनके क्षमता के अनुसार हमको कार्य सौंपने चाहिए। उर्विक के अनुसार उक्त परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर हम अगर संगठन की एक परिभाषा बताएं तो हम कह सकते हैं कि संगठन एक और उत्पादन के विभिन्न उपादानों को एकत्र करके काम पर लगाना तथा उनके बीच ऐसा सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित करना है कि वे उत्पादन में अपना और कितना अधिक योगदान दे सकते हैं तथा दूसरी ओर कार्यरत व्यक्तियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप सभी लर्नर्स जानते हैं कि आज वर्तमान समय जो है हमारा टेक्नोलॉजी और विज्ञान का है, क्योंकि कोई भी अध्ययन आप विदाउट एनी टेक्नोलॉजी आप अपने अध्ययन को क्लियर नहीं कर सकते। तो अगर हम वर्तमान में देखें तो जो संगठन है वो तभी आपके सक्सेसफुल कार्य कर सकता है जबकि हम वर्तमान जो टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो साइंस की टेक्नोलॉजीज हों और चाहे आपके अलग टेक्नोलॉजीज हों, तो उसके आधार पर जब हम संगठन को उसमें यूज करते हैं तो उसका महत्व धीरे धीरे प्राय बढ़ता चला जाता है। अगर हम देखें तो किसी भी विभाग या कारखाने की सफलता उसमें जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनकी
तुलना और उनसे काम निकालने की क्षमता, उनका उचित उपयोग तथा उनमें उत्तरदायित्व बढ़ाने की भावना पर ज्यादा निर्भर है। पश्चिमी देशों में संगठन को शुरू से ही महत्व दिया जा रहा है। पश्चिमी देश अर्थात विकसित राष्ट्र, इसी के संबंध में यदि हम देखेंगे कि अमेरिका में एक बहुत कथन प्रचलित है कि एक फर्म के संचालक ने कहा था कि हमारा धन, संपत्ति तथा सारी सामग्री ले लीजिए आप, लेकिन केवल हमारा संगठन हमारे पास रहने दो। क्यों? क्योंकि कुछ ही समय में हम पुनः अपनी संपत्ति यथावत खड़ी कर लेंगे। वास्तव में ये संगठन के प्रबंध की प्रमुख आधारशिला है। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास संगठन अच्छा होगा तो उस स्थिति में यदि आपके पास किसी कारणवश धन और आदि सामग्री समाप्त भी हो जाती है तो भी आपका संगठन यदि मजबूत है तो आप संगठन को पुनः अच्छे से खड़ा कर सकते हैं। इसी संबंध में हम देखें कि संगठन के महत्व को हम निम्नांकित आधारों पर क्लियर कर सकते हैं। पहला, जैसे संगठन में प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। प्रबंधकीय क्षमता मतलब चूंकि संगठन किससे चल रहा है, एक प्रबंध से चल रहा है। यदि हमारा प्रबंध अच्छा होगा तभी हम अपने संगठन की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। यदि प्रबंध अच्छा नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमारा संगठन भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता। इसी तरह हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि विभिन्न क्रियाओं में संतुलन बना रहता है। अर्थात यदि संगठन आपका उचित है तो उस स्थिति में क्या है कि जो विभिन्न दो या दो से जब अधिक व्यक्ति रहेंगे तो वहां पर उनके जो कार्य रहेगा वो आपस में संतुलित रूप से कार्य करता रहेगा। तीसरा हम देखेंगे कि विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। यदि संगठन उचित होगा तो वहां पर आपका जो संगठन का कार्य है उसकी विकास की भी गति को बढ़ाया जा सकता है। फिर उचित संगठन व्यवस्था से धन तथा समय एवं दोनों की बर्बादी रुकती है। कैसे? क्योंकि अगर हमारा संगठन अच्छा रहेगा तो उस स्थिति में हमारा धन और समय, क्यों? क्योंकि अगर हम व्यवस्थित रूप से कार्य करेंगे तो बार बार हमको पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी और समय, चूंकि अगर आप बार बार एक ही कार्य को पुनरावृत्ति के द्वारा करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आपका समय भी बर्बाद होगा और जो उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा। फिर हम देखेंगे कि सभी व्यावसायिक उपक्रमों में संगठन में प्राय निम्न उद्देश्य होते हैं। जैसे पहला, पारस्परिक नियंत्रण। पारस्परिक नियंत्रण से तात्पर्य है कि संगठन द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग की क्रियाओं पर नियंत्रण भी रखता है जिससे मनमानेपन की कोई स्थान नहीं रहता। जैसे आप देखेंगे कि यदि एक वर्ग कार्य कर रहा है तो उस स्थिति में नियंत्रण कैसे रहेगा? जब उच्च अधिकारी कोई रहेगा तो वो निम्न अधिकारी के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। जैसे आप देखें प्रबंधक कोई होगा और प्रबंधन के लिए प्रबंधक एक रखा जाता है, मैनेजर के रूप में हो चाहे किसी रूप में, तो वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर किसी ना किसी रूप में नियंत्रण रखता है। उससे क्या होता है कि आदेश का पालन करने में वो लोग अपना इजी वे में वर्क करते रहते हैं और वहां पर हर व्यक्ति अपने मनमानेपन में नहीं आता। सेकंड पॉइंट यदि हम देखेंगे तो वहां देखेंगे कि उचित कार्य प्रविधियों की स्थापना। उचित कार्य प्रविधि अर्थात मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो उचित कार्य प्रविधियों के हम संबंध में देखेंगे कि संगठन के कारण कार्य की उचित प्रविधियां की स्थापना एवं उनके अनुसार आचरण संभव हो पाता है। अर्थात उनके अनुसार यदि आप आचरण करेंगे तो वहां पर आपका जो संगठन है वो पूर्ण रूप से कार्य सफलतापूर्वक कर पाएगा। तीसरा हम देखेंगे समय और प्रयत्नों में मितव्ययिता। अर्थात मितव्ययिता से तात्पर्य है कि कम समय में कम खर्चे में हम अपने उद्देश्य को सफल कर पाएं। कैसे कर पाएंगे? जैसा कि लिखा हुआ है कि आपके जो संगठनकर्ता समय और प्रयत्नों से भी मितव्ययिता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे श्रमिक व पूंजीपति के मध्य मधुर संबंध की स्थापना। अगर आप संगठन, जब तक कि कोई भी संगठन तभी सफल हो सकता है जबकि श्रमिक और पूंजीपति आपसी सामंजस्य से कार्य करें। और उसमें वो सामंजस्य कौन स्थापित करेगा? वो संगठन का जो प्रबंधक होगा वो आपके उन दोनों के बीच में मधुर संबंधों को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स की अवधारणा यदि हम पढ़ेंगे तो जो वर्ग संघर्ष है वो किस पर आधारित है? वो पूर्णतः आपके श्रमिक और पूंजीपति। तो प्रबंधन का क्या कार्य रहेगा कि वो कैसे भी दोनों के बीच में मधुर संबंधों
को स्थापित कर का जो उसका उद्देश्य संगठन का उसको अपने पूर्ण करने का प्रयास करें। इसी आधार पर हम 5th पॉइंट देखेंगे कि सेवा भावना जागृत करना। सेवा भावना जागृत करना, क्योंकि जब तक कोई भी संगठन का हम जब निर्माण करते हैं तो नो डाउट वहां पर कहीं ना कहीं हमारा अपना निजी हित भी होता है, लेकिन आप जब तक कि व्यवसाय कार्य करने के लिए आप कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से आपके प्रभावशाली लाभ कमाने के लिए ग्राहकों और समाज के प्रति सेवा भावना का व्यू नहीं रखेंगे। सेवा भावना से तात्पर्य है कि आप जैसे कोई चीज आपने एक दुकान का निर्माण किया, आपने एक दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद आपने वहां ग्राहकों के साथ यदि सेवा भाव नहीं रखा और आप रिजिड रूप में बोलने लगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत गलत रहा, तो वहां पर क्या होगा, आपकी वो दुकान सुचारू रूप से संचालित नहीं होगी। इसी रूप में यदि हम संगठन में आ जाए वृहद रूप में, तो वहां पर संगठन कोई भी कार्य कर रहा है, अगर हम विशेष तौर पर राजनीति विज्ञान में देखेंगे तो वहां हम देखेंगे लोक प्रशासन में कि संगठन के द्वारा ही कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है और उसका प्रमुख उद्देश्य होता है जनहित कार्य करना। 6th पॉइंट देखेंगे व्यवसाय संबंध एवं अनुसंधान, अर्थात जब कोई भी व्यवसाय करा जाएगा तो वहां पर कहीं ना कहीं यदि हम रिसर्च के द्वारा अपना संगठन का निर्माण करेंगे तो वो आपके ज्यादा उचित रहेगा। इसी संबंध में हम देखें कि वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा नई नई खोज करना, उससे उत्पादन कार्य में क्या होगा, आपका विकास ज्यादा बढ़ेगा और आपके वहां संभावनाएं सुधार की ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। यदि हम पूर्व काल का राजनीतिक विज्ञान में अगर लोक प्रशासन में देखेंगे तो लोक प्रशासन में आपके वुड्रो विल्सन ने क्या कहा कि आपके सिर्फ हम प्रशासन और सरकार की बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे राज्य का वृहद बढ़ता चला गया, राज्य का आकार बढ़ता चला गया, वैसे वैसे हमने क्या किया कि सरकार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नित्य नूतन अनुसंधान करते चलेगा। और आज वर्तमान में हम देखें तो सरकार या लोक प्रशासन का जो संगठन का कार्य क्षेत्र है वो बहुत वृहद हो गया। लोक हितकारी के साथ साथ आपके अन्य लाभों को कमाने का भी एक उदाहरण हम देख रहे हैं। इसी संबंध में 7th पॉइंट को यदि हम देखेंगे कि वस्तु की मांग में वृद्धि करना। यदि कोई आपका माल अच्छा बिक रहा है तो वहां पर आप जानेंगे कि क्यों। उसमें यदि हम देखें तो वहां पर यदि हम अपने बिक्री और माल का विज्ञापन और एजेंटों के द्वारा या विज्ञापन के द्वारा जब हम करते हैं तो वहां पर हमारी जो उत्पादित वस्तु होती है वो बाजार में मांग उत्पन्न कराती है। अर्थात यदि आज वर्तमान में हम देखें कि हमारी सरकार जो शासन की योजनाएं संचालित होती हैं, फॉर एग्जाम्पल है ना, तो वहां पर शासन की योजनाओं का क्या विज्ञापन होता है, वो चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से हो, या आज वर्तमान में जैसे हम देख रहे हैं इंटरनेट और अन्य जो मीडिया के साधन है उनके द्वारा सरकार क्या करती है कि अपनी योजनाओं को आम जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। उससे क्या है कि वहां पर उनकी मांग और होती है। और हमारे लोक प्रशासन लोकतंत्र शासन व्यवस्था में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर हम अपनी वस्तु से तात्पर्य अपनी योजनाओं को यदि विज्ञापन द्वारा और अन्य के द्वारा यदि हम जनता तक पहुंचाएंगे तो वहां पर वो योजना हमारी अत्यधिक उचित होगी, सफल होगी। संगठन कर्ता उत्पादन कार्य में बचे उपोत्पादन को भी उचित प्रयोग में लाने या उसे बेचने का प्रयास करता है। वहां पर यदि हम उदाहरण रूप में देखें, जैसे आपके यहाँ सामने उदाहरण है, हमने चीनी का लिया। चीनी में आप चीनी जब बनाते हैं तो उसमें शीरा बचता है। उस शीरे को क्या किया जाता है कि उसको अन्य कार्य में हम उत्पादन में उसका यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, उपोत्पादन का प्रमुख उदाहरण हुआ। संगठन के सिद्धांत, इसमें पहला पॉइंट पद सोपान या क्रमिक प्रक्रिया का सिद्धांत अर्थात हायरार्की। हायरार्की किसी भी प्रशासकीय संगठन के सिद्धांत में पद सोपान या क्रमिक प्रक्रिया का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। लूथर गुलिक ने जो पुलिस व्यवस्था को समझाया है, पुलिस व्यवस्था में यदि हम देखेंगे तो सबसे टॉप पर कौन आ रहा है, डीजीपी। फिर कौन आ रहा है, आईजी। आईजी कहाँ रहता है, वो आपके संभाग स्तरीय रहता है। फिर डीआईजी और इस तरह से हम चलते चले जाएंगे तो सबसे नीचे कौन है, सिपाही। तो वो क्या है, ऐसे जब पिरामिड को हम देखेंगे तो सिपाही की जो लाइन है वो बहुत लंबी है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्या है इसमें पद सोपान में कि ऊपर का उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ऑर्डर देता चला जाता है और उस ऑर्डर को फॉलो करना प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी का नियम है कि उसको फॉलो अप उनको करना ही पड़ेगा। यदि
यदि उस आदेश का वो उल्लंघन करते हैं तो कोई ना कोई वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ होती है। दूसरा हम इसमें देखेंगे संगठन में कि नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण का क्षेत्र से तात्पर्य है कि कहीं भी कोई भी हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जाएंगे तो हर जगह हमको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन साथ में क्या है, नियंत्रण है। और नियंत्रण से तात्पर्य है कि कोई भी उच्च पदाधिकारी अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन पर कैसे नियंत्रण रखता है। उस नियंत्रण में आप एकदम अच्छे से अच्छे वातावरण में भी कर सकते हैं, और आप रुग्ण जो कहते हैं, कभी कभी कोई अधिकारी हमारा ऐसा आ जाता है जो बहुत रूड होता है, लेकिन रूड होने के बाद चूंकि वो अधीनस्थ कर्मचारी है, उसके आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य है, लेकिन वहां पर वो उस कार्य को उतने अच्छे मन से नहीं करेगा। वहीं पर यदि कोई हमारा उच्च अधिकारी अपने अधिकारियों से सरलता पूर्वक सम्मान पूर्वक कार्य करवाएगा तो वो कर्मचारी अपने अलग माहौल में कार्य करता है। तो वहां पर सबसे बड़ी चीज है कि उच्च अधिकारी अपने कर्मचारियों पर जो नियंत्रण रखता है उसका तरीका कैसा है, इसको हम इसमें जानते हैं। दूसरा हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, लोच। लोच से तात्पर्य है कि कोई भी व्यवस्था में आपके यदि लोच नहीं रहेगा और रिजिड रहेगा, जैसे हम देखेंगे कि तानाशाही हम लोग आज पढ़ते हैं, हिटलर है, मुसोलिनी है, अन्य जो तानाशाहों को पढ़ते हैं, या वर्तमान में हम देखते हैं उत्तर कोरिया का किम जोंग है, तो वहां पर क्या है, क्योंकि उनमें लोचता नहीं है। और कोई भी संगठन तभी सफल होता है जब उसमें लोच हो, समय अनुसार उसमें परिवर्तन होना चाहिए और समय के अनुसार उसमें विकास भी होना चाहिए। यदि समय अनुसार विकास नहीं होगा तो वो संगठन कुछ समय बाद आपके पिछड़ जाएगा उस विकास की गति में। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, अधिकार एवं दायित्व। अधिकार एवं दायित्व से तात्पर्य होता है जब हमको कोई भी संगठन में प्रत्येक कर्मचारी के पास कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं और उसके साथ ही कुछ ना कुछ कर्तव्य रहते हैं, और अधिकार और कर्तव्य जब समन्वित रूप से कार्य करते हैं तभी कोई संगठन अपना सक्सेसफुल कार्य करता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसी प्रक्रिया में हम फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, संतुलन। संतुलन से तात्पर्य है कि संगठन के विरोधी दबाव वाले तत्व जैसे केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का नियंत्रण का जो प्रभावी स्तर है एवं संचार आदि जो है, उनमें सभी में उचित संतुलन होना अनिवार्य है। यदि संतुलन हमारा बिगड़ेगा और वहां पर अगर सामंजस्य आपस में नहीं रहेगा तो कोई भी संगठन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगा। इसी प्रक्रिया में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, निरंतरता। निरंतरता किसी भी संगठन में अनिवार्य तत्व है, क्योंकि यदि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे तभी आप अपने विकास को पा पाएंगे। और जहां पर अगर आज वर्तमान में हम देखेंगे तो बहुत विभागों में पदों की रिक्तियां हैं, पदों की रिक्तियों में आप यदि प्रबंधक वहां पर उपलब्ध होगा तभी आपके कोई भी निरंतरता का कार्य होता चला जाएगा। इसी प्रक्रिया में हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में जो पोस्ट को अवधारणा के अन्य शब्द हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।